राहुल सर, किसी भी पर्सन को हेयर फॉल होता ही क्यों है? देखिए, बाल झड़ने के तो काफ़ी सारे कारण होते हैं। अगर मोस्ट कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो इनमें सबसे पहला कॉज होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि मेल पैटर्न बाल्डनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पैटर्न हेयर लॉस होता है जिसमें कि आपके फ्रंटल और पैराइटल और टेम्पोरल रीजन के बाल धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। सेकेंड कॉज होता है इन्वायरमेंटल डाइटरी कॉज, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कई पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बालों का गिरना पाया जाता है, पर ये जनरली टेम्पररी होता है। अगर अपन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को इमीडिएटली या कुछ समय के बाद ही रिप्लेनिश कर देते हैं तो ये हेयर फॉल रिवर्सिबल होता है। थर्ड कॉज होता है ऑटो इम्यून कॉज। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है एलोपेशिया एरियाटा। इसमें क्या होता है कि ओवरनाइट आपके सिर में से या दाढ़ी में से बालों का एक पैच गायब हो जाता है और सारे के सारे जो बाल होते हैं वो एक साथ झड़ते हैं। इसके अलावा फोर्थ कॉज होता है इन्फेक्शन। कई बार स्किन के कई सारे इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है, जो कि आपके हेयर की रूट्स को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। और फिफ्थ कॉज होता है बर्न्स, जो कि अगर आपके सिर के हिस्से में या दाढ़ी के हिस्से में जल गए हैं, जो बर्न है वो डीप बर्न है, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री बर्न है, तो ऐसे केसेस में भी एक बाल्डनेस का पैच बन जाता है और ये परमानेंट बाल्डनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। और लास्ट कॉज होता है टीलोजन एफ्लूवियम। ये जनरली उन पेशेंट्स में पाया जाता है जो कि एक क्रॉनिक इलनेस से या फिर एक गंभीर बीमारी से रिकवर हुए हैं, या फिर प्रेगनेंसी से रिकवरी के बाद भी फीमेल्स में हेयर लॉस पाया जाता है, जिसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। सर, हर कोई चाहता है कि उसके सर पे पूरे लाइफ लॉन्ग बाल रहे, तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि हमें पूरी लाइफ में कभी भी हेयर फॉल का सामना ना करना पड़े? यश, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हेयर लॉस और हेयर फॉल ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। हेयर फॉल जो होता है वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें जब बालों की एजिंग होती है तो वो गिर जाते हैं, उनकी जगह आपके नए बाल आ जाते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई इलाज लेने की सामान्यतः ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हेयर लॉस होता है इसमें बालों की डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है और यदि आपने समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली तो ये परमानेंट बाल्डनेस की तरफ जा सकता है। सर, काफ़ी लोग डरते हैं कि जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए किसी कॉस्मेटिक क्लिनिक या हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या क्या होगा। तो सर, एग्जैक्टली हेयर ट्रांसप्लांट किया कैसे जाता है? यश, हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो इसमें ये एक सर्जिकल प्रोसीजर जरूर होता है, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। बाल्डनेस की कंप्लेन के साथ जब भी जाते हैं क्लिनिक में तो डॉक्टर आपके बाल्ड एरिया को असेस करता है, आपके डोनर एरिया को चेक करता है और जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसकी प्लानिंग करता है। प्लानिंग के अंदर हम लोग जो डोनर एरिया है उसके बाल, उनकी थिकनेस और रूट्स की जो क्वालिटी है उन सबको चेक करते हैं और फिर हम एक प्लान बनाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट आपका किस तरीके से किया जाना है और कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब आपको पूरी तरीके से चेक कर लिया जाता है, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कर लिए जाते हैं, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना है। हेयर ट्रांसप्लांट के दिन आपको जनरली हम नाश्ता करके आने के लिए कहते हैं और ये जो सर्जरी होती है ये एक लोकल एनेस्थीसिया की प्रोसीजर है जिसमें हम आपको एक अवेक एनेस्थीसिया दिया जाता है और इसमें सिर्फ सिर के ऊपर का जो है एरिया होता है इसी को सुन्न किया जाता है। सुन्न करने के बाद आपके जो डोनर एरिया है वहाँ से बालों को निकालने की जो 2 प्रक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती है। इसमें हम 2 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है FUT मेथड, इसे हम स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं, और एक होती है FUE मेथड जो आजकल प्रचलन में है, जो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहलाती है। ये आजकल काफ़ी प्रचलन में है और ज़्यादातर जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स आजकल कर रहे हैं वो FUE मेथड के थ्रू ही करते हैं। अब बालों को लगाने के लिए आपके जहाँ बाल्ड एरिया होता है वहाँ पे जो स्लिट्स होती हैं वो बना दी जाती हैं और इन स्लिट्स में जो आपके डोनर एरिया से जो ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए गए हैं उन्हें एक एक करके स्लिट्स के अंदर लगा दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है अवेक एनेस्थीसिया के अंदर हम लोग करते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आप पूरी तरीके से होश में होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और आपका प्रोसीजर चलता रहता है। सर, हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और इसका डाउन टाइम या जिसे रिकवरी टाइम भी कहते हैं वो कितना रहता है, और साथ में सर्जरी के कितने टाइम बाद तक कोई अपने सर पे बालों की अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है? यस, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जनरली हम रिकवरी टाइम की बात करें तो अब इसे हम 1st वीक, 2nd वीक और ऑनवर्ड्स हम बता सकते हैं।
फर्स्ट वीक में आप स्वेलिंग, पेन, ईचिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जनरली नॉर्मल होती हैं। ग्रेजुअली फर्स्ट वीक के एंड तक आपकी जो स्वेलिंग है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। इस दौरान आपको ध्यान रखना होता है कि आप अपना जो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है उसे प्रॉपर्ली स्प्रे करें, अपना एंटीबायोटिक जो है वो टाइम पे लें और इस एरिया को स्क्रैच ना करें। और अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है कि बालों को टच ना करें, जो आपका रिसिपिएंट एरिया है उसको टच ना करें। और सोते समय एक प्रिकॉशन लेना होता है कि आप अपना हेड जो है थोड़ा सा एलिवेटेड रखें और आपको जो पोस्चर रखना है वो स्ट्रेट रखना होता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। यदि हम सेकेंड वीक की बात करें तो इस समय तक आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सब बंद कर दी जाती हैं और आपको आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक हेड वॉश दिया जाता है और आपको पोस्ट ट्रांसप्लांट की केयर सिखाई जाती है कि आप आगे अपने बालों को किस तरीके से मैनेज करें। तो जो सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स होता है इसमें आप अपना बालों का केयर जैसा आपके डॉक्टर ने समझाया है उस तरीके से करें। स्क्रैचिंग इस समय बहुत कॉमन होती है, बट आप अपने स्कैल्प को इस समय स्क्रैच ना करें क्योंकि ग्राफ्ट मोस्टली अपटेक हो जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा उनके चांसेस रहते हैं। यदि आप स्क्रैच करेंगे तो वो जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू निकल आते हैं। और ऑलवेज हम उसको एडवाइस भी करते हैं कि एक सर्जिकल कैप हम उन्हें देते हैं, उस सर्जिकल कैप को पहनने के लिए उन्हें एडवाइस किया जाता है सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स। ट्रैवलिंग के समय इनिशियली जो 2 वीक्स होते हैं तब हेलमेट पहनने की हम लोग सलाह नहीं देते हैं। 2 वीक्स के बाद में आप अपना हेलमेट या फिर कैप भी पहन सकते हैं। सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स आपके बालों में जो थोड़ी ग्रोथ होने लगती है और ये ग्रोथ थोड़े दिनों की ही होती है। इसके बाद आपका आता है शेडिंग फेज़, जो कि 2 से 3 महीने तक रह सकता है। इस शेडिंग फेज़ में आपकी जो बालों की रूट होती है वो तो आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में रहती है, बट जो इसकी स्टेम होती है, जो बालों का जो शाफ्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इस शेडिंग फेज़ में कई पेशेंट्स हमारे काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि सर आपने बाल लगाए थे, थोड़े दिनों हो गए और फिर गिरने लग गए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो शेडिंग फेज़ है ये बहुत ही नॉर्मल होता है और बालों की ग्रोथ 3rd मंथ के ऑनवर्ड्स आप फिर से रिज्यूम होता हुआ देख पाएंगे। शेडिंग फेज़ के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके बाल उगने लगते हैं और 5th to 6th मंथ पे लगभग 50% आपके बाल आ जाते हैं। फुल वॉल्यूम को देखने के लिए आपको लगभग 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है, जिसमें कि आपको अच्छा वॉल्यूम और डेंसिटी आपकी प्रॉपर दिखाई देती है। सर, एज वी नो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर एंड जब भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की बात आती है तो लोग सोचते हैं पता नहीं कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो सर, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग के बारे में आइडिया चाहेंगे और साथ में कैसे ये Tier 2 to Tier 1 सिटीज़ वेरी करती है। हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी रीजनेबल रेट में आजकल होने लग गया है क्योंकि इसका डिमांड और मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, इसीलिए इसके रेट्स काफ़ी डाउन आ चुके हैं। यदि हम हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट के फैक्टर्स की बात करें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को अफेक्ट करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट आपकी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब नंबर ऑफ ग्राफ्ट कितने लगेंगे आपके। सेकंड होता है डॉक्टर की टीम और उसकी एक्सपर्टीज़। थर्ड होता है क्लिनिकल सेटअप जिसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, वहाँ आपको किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। और फोर्थ होता है कौन सी सिटी के अंदर अगर आप करा रहे हैं, आपका जो क्लिनिक है वो कौन सी सिटी में सिचुएटेड है। इन सब चीज़ों को लेके हम हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट निकालते हैं। जनरली 20 रुपये से लेके 50 रुपये पर ग्राफ्ट तक हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट पड़ता है। तो यदि एग्जांपल के तौर पे अगर हम माने कि हमें 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपका ये कॉस्ट 40,000 से लेके 1 लाख के बीच में कहीं भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स मैंने अभी आपको जो बताए हैं। और ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है ये मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि वहाँ लॉजिस्टिक्स और रेंटल जो खर्चे होते हैं क्लिनिक्स के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू Tier 2 सिटीज़। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप अपने ध्यान में रख के अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। सर, अगर कोई हेयर लॉस से सफ़र कर रहा है तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ओनली प्रोसीजर है जिसके थ्रू उसके सर पे बालों को नेचुरल तरीके से रिवाइव किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू उसके सर पे बालों को वापस ग्रो किया जा सकता है? यश, मैं आपको और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही हेयर लॉस के लिए एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप अर्ली ग्रेड ऑफ बाल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं, अगर हम बात करें नॉर्वुड स्केल से, तो यदि आप ग्रेड 1 से 3 के बीच में आते हैं तो कई सारे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं मार्केट में जिनसे कि आप अपना हेयर लॉस है उसे रोक सकते हैं, जैसे कि PRP, GFC
माइक्रो नीडलिंग जिसे हम डर्मा रोलर भी कहते हैं, लो लेवल लाइट थेरेपी बायोलाइट जो कहलाती है, और इसके अलावा मेसोथेरेपी भी होती है, जिनसे आप अपने हेयर लॉस की जो स्टेज होती है उसे हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों, कोलाजन क्लिनिक्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोलाजन क्लिनिक की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। कोलाजन क्लिनिक की वेबसाइट पर आपको उन वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कोलाजन क्लिनिक पर ऑफर किए जाते हैं। राहुल सर, बहुत लोगों का सपना होता है अपनी लाइफ में कॉस्मेटिक सर्जन बनने का, प्लास्टिक सर्जन बनने का, आपकी तरह। सर, जो कॉस्मेटिक सर्जन बनने के एस्पायरेंट्स हैं, प्लास्टिक सर्जन अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई? यस, काफ़ी रोमांचक रही मेरी जर्नी। सबसे पहले मैंने अपना MBBS किया है, वो शोलापुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से किया था। उसके बाद मैंने अपना प्री PG जो MS जनरल सर्जरी में मैंने किया है, वो SPMC बीकानेर से किया है। इसके बाद मैंने न्यूरो सर्जरी में अपना करियर स्टार्ट करने का सोचा था, और मैंने एंट्रेंस क्लियर करके 9 महीने तक मैंने अपना जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो न्यूरो सर्जरी में करना चाहा था। बट आफ्टर दैट मुझे थोड़े दिनों बाद ही रियलाइज़ हुआ, 9 महीने वहाँ पे काम करने के बाद, कि मैं न्यूरो सर्जरी के लिए नहीं बना हूँ। और फिर मेरा जो इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी वाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो डर्मेटोलॉजी की तरफ और कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा जाने लगा। तो मैंने न्यूरो सर्जरी में बीच में ड्रॉप आउट करके फिर से प्रिपरेशन करके मैंने कॉस्मेटिक और ये प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड को चुना। और मैंने अपना जो प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग है वो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से ली है। और उसके बाद अब 2 साल से मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ, और कोलाजन क्लिनिक्स पिछले 6 सालों से जयपुर में हम लोग रन कर रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन यदि आप बनने की सोच रहे हैं तो काफ़ी लंबी जर्नी होती है। जैसा कि आपने देखा कि हमें MBBS करके स्पेशलाइजेशन करके सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना होता है, उसके बाद आप एक प्लास्टिक सर्जन बन पाते हैं। जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पर से मैं बात करूं तो इसमें 2 तरीके के हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं। एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरी होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ये जो कैंसर के अंदर हम सर्जरी करते हैं या फिर ट्रॉमा में जब आपकी चोट लग जाती है, उसका जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, कंजेनाइटल एनोमलीज का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, या फिर बर्न पेशेंट्स के अंदर जो सर्जरीज की जाती है, ये सब जो मेजर पार्ट होता है ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है पुनर्निर्माण। अगर किसी आकस्मिक घटना की वजह से आपका कोई लॉस हो गया है शरीर से, तो उस चीज़ को जब हम वापस से बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के कैटेगरी के अंदर डालते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कि ज़्यादातर आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जो कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाता है, इसमें आपको कोई भी इस तरीके की बीमारी नहीं होती है, बट फिर भी आप सुंदर दिखने की चाहत के लिए ये प्रोसीजर्स करवाते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सिर्फ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट ही करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, और कई जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी को ही अपना स्पेशलाइजेशन बना लेते हैं। जब आप इस फील्ड के बारे में जानेंगे तो आप खुद जान के हैरान हो जाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड फील्ड है, बहुत ही वास्ट फील्ड है, जिसमें आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी को लेके, या कोई भी अन्य करियर गाइडेंस के लिए, तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, कोलाजन क्लिनिक का भी एक यूट्यूब चैनल है। उस चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर से जो सर का यूट्यूब चैनल है उसको भी जाकर चेकआउट करें।